हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो इंडियन पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम के लिए, और मैंने आपको बताया था कि इंडियन पॉलिटी इस तरह से पढ़ी जाएगी कि बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे जेकेएसएसबी के, उन सब के लिए ही आपको इट विल बी एनफ। तो इंडियन पॉलिटी के अंदर हमने अभी तक क्या किया? हमने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा, और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमने जितने भी एमसीक्यूज़ करने थे, बेस्ट एमसीक्यूज़ हमने कर दिए। ओके, तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकुलरली कैसा है, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जितने भी टॉपिक थे कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड ये कर दिए हमने। ओके, उसके बाद जो है हमने क्या किया था, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की थी। आज डीपीएसपी हम करेंगे और इसके बाद हम आपके फंडामेंटल राइट्स करेंगे। ओके, तो देखिए अगर बात करें डीपीएसपी, ये होता क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऐसे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, ये हमारा पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 आते हैं। लेकिन ये है क्या? इनकी अगर बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब होता है कुछ डायरेक्शन दी होंगी। किनको डायरेक्शन दी होंगी? डायरेक्शन दी गई हैं स्टेट को। स्टेट को कोई भी कानून बनाना है, कोई भी पॉलिसी बनानी है, तो किस तरह का लॉ बनाएगी स्टेट, वो डायरेक्शंस इनके अंदर दी हुई हैं। ओके, इन डायरेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए इनके अकॉर्डिंगली कानून बनने चाहिए। ओके, तो इसका ये मतलब होता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की थोड़ा ब्रॉडर सेंस में अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा मोटा मोटे तौर पे आपको बता दूं, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं इसका। तो मैंने आपको बताया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कहाँ पर आते हैं, आपके पार्ट 4 में आएंगे, आर्टिकल 36 से लेकर 51। पार्ट 1 आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, आर्टिकल 1 to 4। पार्ट 2 आपका सिटीजनशिप है, आर्टिकल 5 to 11। पार्ट 3 आपके फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 12 to 36। और पार्ट 4 12 to 35। और पार्ट 4 फिर आपका क्या आ जाएगा? आपका डीपीएसपी आ जाएगा, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से लेकर 51। ओके, ये डील करते हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी के साथ। और ये जो है, अगर इसकी बात करें डीपीएसपी, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने आयरलैंड से लिया है, क्योंकि हमने बताया था आपको जब हम फीचर पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे हमने ये देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसका एक फीचर ये है कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बहुत सारी जगहों से अलग अलग दुनिया भर के जो कानून हैं उनको खंगाल के, उनको फिल्टर करके इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको ऐड किया गया है। उन्हीं में से जैसे फंडामेंटल राइट्स की बात करें, तो फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए? यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से हमने लिए हैं। इसी तरह से डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। और आयरलैंड वालों ने खुद कहाँ से लिए? इन्होंने स्पेन वालों से लिया है। ओके, ये कहानी क्लियर। इसके बाद जो है, ये डीपीएसपी आपको समझ आया। डीपीएसपी की टाइप्स की बात करते हैं। तो डीपीएसपी जो है एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी क्लासिफिकेशन नहीं दी हुई है, वहाँ पे सीधे दिए हुए हैं आर्टिकल 36 ये है, 37 ये है, 38 ये है, इस तरह से दिया हुआ, क्लासिफिकेशन नहीं दी हुई। क्लासिफिकेशन क्या है? हम अपने कन्वीनियंस के लिए, आसानी से इसको पढ़ने के लिए, इनका जो नेचर है उसके अकॉर्डिंगली हम इनको डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी में: सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल, इंटेलेक्चुअल। ओके, अब ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, तीनों डायरेक्टिव प्रिंसिपल, चाहे सोशलिस्ट की बात करो, गांधीयन की बात करो, या फिर लिबरल की बात करो, इनको मैंने डायरेक्ट अपनी नोटबुक से, क्योंकि मैंने इनके नोट्स बनाए हुए हैं, उनसे उठाकर यहाँ पे डाला हुआ है शॉर्ट में, ताकि आपको पूरा का पूरा वो आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आपको शॉर्ट में, आप अगर उसको पहचानोगे, आपको ये पता लग जाएगा ये सोशलिस्ट है, गांधीयन है या लिबरल है। क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? लिबरल है, गांधीयन है या सोशलिस्ट है। बस आपको पहचान होनी चाहिए कि हाँ ये लिबरल है। ओके, तो इस तरह से मैंने ये शॉर्ट में बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं इसके, तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? समाजवाद, जहाँ पे लोगों की बात की होगी, लोगों के भले की बात की होगी, लोगों की भलाई की बात की होगी, सोशल वेलफेयर की बात की होगी। ओके, तो इसमें आर्टिकल सारे याद रखने की जरूरत नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो मैं बता दूंगा, वो याद रखना है। जैसे कि एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल ये बताता है कि भाई स्टेट का क्या काम होगा? स्टेट का काम होगा प्रमोट वेलफेयर, वेलफेयर प्रमोट करना, सोशल ऑर्डर, समाज में ऑर्डर बना रहे, डिसिप्लिन बना रहे। ओके, किसी किस्म का कोई राइट्स ना हो, दंगे ना हो, फसाद ना हो, ऑर्डर बना रहे। ओके, इसके लिए काम करना, और सोशल जस्टिस को प्रमोट करना। यानी कि जो स्टेट होगी, जो गवर्नमेंट होगी, वो वेलफेयर को प्रमोट करेगी, वो सोशल ऑर्डर को प्रमोट करेगी, और वो जस्टिस को प्रमोट करेगी। और जस्टिस किस किस्म का? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस होगा। ओके, और क्या बताया है कि मिनिमाइज इन इनक्वेलिटीज, जो इन इक्वेलिटी है समाज के अंदर, उसको कम करना।
इनकम के ऊपर फोकस किया जाएगा, स्टेटस लोगों के ऊपर फोकस किया जाएगा, लोगों के स्टेटस को बेटर करने के लिए फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा। ये बताया गया है आर्टिकल 38 के अंदर। ये एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा प्रिंसिपल है जो किसकी बात करता है, सोशल ऑर्डर की बात करता है, तो देखो ये देखो आ गया ना, इसमें सोशल आ गया ना, प्रमोट सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस, सोशल ऑर्डर, इन इक्वेलिटी, समाज में इन इक्वेलिटी। चलो अगर ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है कि इन इक्वेलिटीज जो है इसको मिनिमाइज करने की बात की गई है, ये कौन सा प्रिंसिपल है, तो आपने ये देखना, अच्छा इन इक्वेलिटी ये कहाँ पे, समाज के अंदर बोला है ना कि समाज में इन इक्वेलिटी कम होनी चाहिए, तो ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल बन गया। इस तरह से आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, और क्या बोला है, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि इतना इतना लाइवलीहुड जो है इतना प्रोवाइड किया जाए जिससे क्या हो, वो सस्टेन कर पाए ठीक ठाक। एडिक्वेट, इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो रिसोर्स जो है वो क्या होने चाहिए, वो बराबर तरह से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। इक्विटेबल का मतलब है कि जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उनको वो मिलना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकना है। ओके, यानी ऐसा नहीं कि सारे का सारा जो है वो एक ही के पास आ जाए। जिस तरह से इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे कॉलोनियल टाइम पीरियड से, उनके पास क्या था, बहुत सारी ज़मीन थी, लोग उनके पास काम करते थे, और जो गरीब लोग थे उनके पास ज़मीनें नहीं थी। फिर बाद में क्या किया गया, उन्होंने कहा कि भाई रिसोर्स जो है उसका क्या होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है ये रुकनी चाहिए। एक ही के पास सारा आ जाएगा तो ये तो वही जागीरदाराना सिस्टम यहाँ पे शुरू हो जाएगा इंडिया में। तो आज़ादी लेने का मतलब क्या है, लोग फिर से गुलाम रहेंगे, पहले अंग्रेज़ों के थे और अब किन के रहेंगे, अब इन फ्यूडल लॉर्ड्स के रहेंगे। तो इसलिए ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है ये रुकनी चाहिए। ओके, हालांकि अगर ये यहाँ पे बताने वाली चीज़ नहीं है, ये काफ़ी डिटेल में पढ़ाई जाती है। ये आर्टिकल 39B 39C के अंदर है। ये काफ़ी डिटेल में, इवन के गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जुडिशरी के साथ चल रहा था, वो अलग से कहानी है। बस आपको ये याद रखना है, इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ, ये सारे क्या हैं, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हेल्थ किनकी, वर्कर्स की, चिल्ड्रन की, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये सारी बातें जो है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर की गई है। इक्वल जस्टिस होना चाहिए, फ्री लीगल एड होनी चाहिए लोगों को। देखो ये सारा रट्टा मार है, इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। ओके, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, ह्यूमन वर्क कंडीशन, मैटरनिटी रिलीफ, ये सारी चीज़ें देखो किसकी तरफ इशारा कर रही हैं, समाज के अंदर लोगों की बात हो रही है ना, तो इसलिए ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हैं। लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होना चाहिए, सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए तमाम वर्कर्स के पास, और इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है इनकी पार्टिसिपेशन को सिक्योर करना है। लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को राइज करना, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाना है, पब्लिक हेल्थ को बढ़ाना है। ये सारी चीज़ें किस तरफ इशारा कर रही है, ये सारी चीज़ें लोगों के जनहित के लिए, लोगों की भलाई की बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो ये क्या चीज़ है, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल होंगे। वहां पे सीधे पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन इस तरह से होगा, क्वेश्चन इस तरह से होगा कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये कौन सा प्रिंसिपल है, सोशलिस्टिक है, लिबरल है, या फिर गांधीयन प्रिंसिपल है। ओके, तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि ये किस तरह की बात कर रहा है। ओके, तो वो आइडिया आपको लग जाना चाहिए। दूसरा, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये किसके अंदर है, आर्टिकल 39 के अंदर है, ये याद हो जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री लीगल एड टू द पुअर, आर्टिकल 39A, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टैंडर्ड, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आर्टिकल 43, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद होना चाहिए। इसमें इतना ही। गांधीयन प्रिंसिपल, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, ये याद रखना। देखो गांधीयन प्रिंसिपल क्या बात करते हैं, ये सारे याद कर लेना। ये बात करता है विलेज पंचायत होनी चाहिए, यानी सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे कि आज हमारे पास क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बाद में लाए गए। ओके, आर्टिकल 14, विलेज के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर कॉटेज इंडस्ट्रीज सेटअप करो। ओके, रूरल एरियाज के अंदर, आर्टिकल 43, एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट एससीज एसटीज का, इसकी बात की गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई 43B के अंदर, और बोला है जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स है, ड्रग्स है, इनके ऊपर बैन लगना चाहिए। स्लॉटर ऑफ कौ, इनके ऊपर बैन लगना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ये किसके अंदर है, ये गांधीयन प्रिंसिपल है। तो देखो बहुत आसान, इनको याद रखना। गांधी जी ने क्या बात की है, मतलब गांधीयन प्रिंसिपल्स थे, क्योंकि वो इस तरह की आइडियोलॉजी रखते थे और उन्हीं के उनको फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया गया है, और हमने इनको बताया गांधीयन प्रिंसिपल है। विलेज पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्रीज, दोनों
किसकी, रूरल एरिया की बात की गई है। फिर एससी एसटीज की बात की गई है, अदर वीकर सेक्शन की बात की गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स और ड्रिंक्स को बैन करने की बात की गई है, स्लॉटर ऑफ गौ को बैन करने की बात की गई है। वेरी इजी। और इसके बाद आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, अगर वो दो याद रह गए तो ये याद रखना बहुत आसान है। ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 44। अर्ली चाइल्डहुड केयर और चाइल्ड को एजुकेशन मिलनी चाहिए, इसकी बात की गई आर्टिकल 45 के अंदर। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और इनके अंदर मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस के ऊपर इनको डेवलप करना है, इसकी बात की गई है। इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। मोनूमेंट्स को, जो हमारी प्लेसेस हैं, जो आर्टिस्ट के हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखती है, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन होना चाहिए और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना है। ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक सेकंड, पहले गांधीयन प्रिंसिपल्स बताता हूँ। देखो गांधीयन प्रिंसिपल, विलेज पंचायत आर्टिकल 40 वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 43, सारे कर लेना, ठीक है, ये आसान है, सारे कर लेना, इसमें सारे करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और लिबरल में भी ये तो बहुत आसान है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये कर लेना। अब इसमें से क्या है, ये तो वो कुछ डीपीएसपीज हैं जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं थे, बाद में उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया था। और कुछ ऐसे हैं जिनको, क्योंकि डीपीएसपी की अगर मैं बात करूं तो डीपीएसपी के जब फीचर पढ़ेंगे ना, तो डीपीएसपी का एक फीचर ये है कि भाई डीपीएसपीज जो हैं ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन जस्टिसेबल, यानी कि अगर आपके डीपीएसपीज इम्प्लीमेंट नहीं होते तो आप जो है इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते कि भाई ये मेरे डीपीएसपीज हैं, ये मेरा डीपीएसपी है। यानी कि अभी फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल लो डीपीएसपीज में से, कि लेट्स से हम बात करते हैं, किसकी एग्जांपल दूं, इनमें से मान लो कि पहले पंचायत नहीं हुआ करते थे। ओके, पंचायत हुआ नहीं करते थे, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं थे, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते थे कि ये कहने के लिए कि इन्होंने पंचायत क्यों नहीं बनाई। आप रिक्वेस्ट कर सकते थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इनका दिया हुआ है। डीपीएसपीज के अंदर जो जितनी ये डेवलपमेंट्स की बात की गई है कि सोसाइटी के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये जैसे जैसे स्टेट इवॉल्व हो गई, जैसे जैसे स्टेट के अंदर वो कैपेसिटीज़ आती जाएंगी, तो वो सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ओके, राइज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। इसके लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। फ्री मेडिकल एड प्रोवाइड करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। उस खर्चे के लिए सरकार के पास पैसा होना चाहिए। अब मान लो इकॉनमी सफ़र कर रही है, इकॉनमी सफ़र कर रही है, 1990 वाली सिचुएशन आ गई, फिर 1991 में हमें क्या करना पड़ा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। तो उस वक्त ये इतनी कैपेसिटी नहीं थी स्टेट के पास कि वो ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सके। लेकिन आज जो है स्टेट के पास कैपेसिटी है, तो आपके गोल्डन कार्ड आ गए, आयुष्मान भारत स्कीम, ये सारी आ गई, तो जहाँ पर फ्री मेडिकल एड जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो यहाँ पर जब ये चीज़ें पहले नहीं थी तो कोर्ट नहीं जा सकते, आप ये नहीं कह सकते कि सरकार मेरा मेडिकल खर्चा नहीं उठा रही है, सरकार के ऊपर केस कर दो। बात समझ आई, नॉन जस्टिसेबल है। जो नॉन जस्टिसेबल का ये मतलब है कि इनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आप कोर्ट जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाकर अपील नहीं कर सकते। आप बात समझ आई, ये मतलब होता है। अब कुछ डीपीएसपी जो थे जिनको जस्टिसेबल बनाया गया था वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 आई, इमरजेंसी के टाइम पे आई थी, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। 4 नए डीपीएसपी डाले थे। इसमें क्या डाला, एक तो ये बताया हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये होना चाहिए। उसके बाद इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए पुअर को। मिसाल के तौर पे लीगल एड का मतलब क्या है, एक गरीब है, उसका कोई नुकसान हुआ, अब उसको कोर्ट जाना है, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए केस करना है किसी के ऊपर, तो सरकार उसको वकील देगी। ओके, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, लॉयर्स की फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सरकार उसको क्या देगी, एक वकील देगी, सरकारी वकील देगी, जो उसका जो भी होगा फ्री ऑफ कॉस्ट उसका काम करेगी, उसका केस लड़ा जाएगा। ओके, इसका ये मतलब है। उसके बाद जो है सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के अंदर जो वर्कर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन को सिक्योर करना। उसके बाद फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है इनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इसके बाद देखो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 आई थी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसने क्या काम किया था,
आपका जो आर्टिकल 45 जो ये कहता था कि अर्ली चाइल्डहुड केयर होनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए बच्चों की, उसको जस्टिसेबल बनाया था। एलिमेंट्री एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया। तो पहले ही जस्टिसेबल नहीं था, आप कोर्ट नहीं जा सकते थे, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे। लेकिन अब अगर आपके फंडामेंटल राइट को इसको कोई वायलेट करता है तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हो। उसके बाद 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011, इसके जरिए आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लाया गया था। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कहाँ पे थी? ये आपकी गांधीयन प्रिंसिपल आर्टिकल 43B, तो इसको जस्टिसेबल बनाया गया अब। ओके, इसी तरह से 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 है। इसने भी एक नया डीपीएसपी ऐड किया है, यहाँ पे लिख लेना, एडिड न्यू डीपीएसपी, उसके नीचे दैट इज मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, ठीक है ना, मिनिमाइज इनकम इनइक्वालिटीज या इनइक्वालिटीज इन इनकम, आर्टिकल 38 ये इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको क्या किया गया, ये नया डीपीएसपी लाया गया था, ठीक है। ओके, तो ये थोड़े नए डीपीएसपी थे और इनमें से किस किस को जस्टिसेबल पार्ट में लाया गया है। इसी तरह से आप देख लीजिए आर्टिकल 40 की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 40 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 40 में क्या था, पंचायत से ना, तो इन पंचायत को बाद में फिर हम देखते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, उनके जरिए पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को बनाया गया, तो जस्टिसेबल पार्ट में भी लाया गया है, ठीक है। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं, देखो इसमें जो जो स्लाइड्स दी हैं ये सारी आपको एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना, ये आपको समझ आ जाएगा, इट इज़ वेरी ईजी। अब इसमें याद रखना, एक सप्रो कमेटी बनाई गई थी 1945 के अंदर। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि दो तरह के इंडिविजुअल के राइट होने चाहिए, एक वो जो जस्टिसेबल होंगे और दूसरे नॉन जस्टिसेबल। जस्टिसेबल का मतलब होगा कि भाई जिनके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स आ गए, और दूसरे नॉन जस्टिसेबल थे। नॉन जस्टिसेबल का मतलब कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते आप उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, उसमें आपके डाल दिए डीपीएसपीज। ओके, उसके बाद जो है डीपीएसपी जो है इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ कंपेयर किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जब हम ये सारे एक्ट्स पढ़ेंगे उसके अंदर जो है जो गवर्नर जनरल था उनके लिए एक अलग से प्रोविजन लाया गया, तो उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में ये बताया गया था, गवर्नर जनरल को कुछ गाइडलाइंस दी गई थी क्राउन के द्वारा कि आपको जो भी पॉलिसीज बनानी, जो भी लॉज बनाने हैं, इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली आपको बनानी पड़ेंगी, तो उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते थे। और क्योंकि आज भी गवर्नमेंट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो हम उनको इनके साथ कंपेयर करते हैं, तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के साथ इसको कंपेयर किया जाता है। ओके, हो गई ये कहानी भी क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हम फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।